वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी टर्म्स होते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में ही होते हैं। डेफिनेशंस वगैरह भी सब इंग्लिश में ही होती हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। टेक्निकल जो टर्म्स होंगे वो हम इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपका जो विद्या ब्रिज का लॉगिन है, उस लॉगिन के अंदर आपका सारा का सारा कोर्स कंटेंट और वीडियो वगैरह दिए हुए हैं, जिनको आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे कि आपको कोर्स को रिवाइज़ करने में कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, तो उसको फिर से समझने में आसानी होगी। आपके लॉगिन के अंदर हमने एक मॉड्यूल दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, क्लियर योर डाउट। इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें लिख के, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो हम कोर्स अपना शुरू करते हैं। तो आज हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है हम लोगों के सामने, भई कंप्यूटर क्या है? तो 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में सबसे पहले ये शब्द पिक्चर में आया या सुनने में आया। उस समय क्या होता था, जो लोग कैलकुलेशन का काम करा करते थे, उन्हें कंप्यूटर बोलते थे। और डेफिनिशन क्या बनी थी कि हु कैन कंप्यूट, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। जो कंप्यूट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, वो कंप्यूटर है। तो ये डेफिनिशन उस समय आई कंप्यूटर के लिए। एक बड़ा रोचक तथ्य है जो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? है किसी को पता क्या कहते हैं हम लोग कंप्यूटर को? मैं बताता हूँ आपको। कंप्यूटर को लोग बोलते हैं हिंदी में संगणक। गणक माने जो गणना करे, संग माने सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से जोड़ना, जो गणना करता है, उसे संगणक या कंप्यूटर कहते हैं। तो ये कंप्यूटर की एक डेफिनिशन हो गई शुरुआती दौर की। उसके बाद एक अंग्रेज मैकेनिकल इंजीनियर थे, चार्ल्स बेबेज। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। एक्चुअली इन्होंने जो पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, वो पहला कंप्यूटर हम मानते हैं क्योंकि वो डाटा स्टोर कर सकता था। ये कंप्यूटर बहुत बड़े साइज़ का था, बहुत थोड़ा-सा डेटा कर सकता था, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पे था। और वर्तमान जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनसे कहीं भी, किसी भी तरीके से ये मिलता-जुलता नहीं था। लेकिन हाँ, ये शुरुआत थी कंप्यूटर्स की। उसी में सुधार होते-होते आज हम इस दौर में खड़े हुए हैं कि हमारे पास नई श्रेणी के या उन्नत किस्म के एडवांस कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स को जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। देखिए, अब तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं, 5th जनरेशन जो है वो चल रही है, 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स भी चल रहे हैं। और इसका सबसे जो हर जनरेशन का मेन फीचर है या जो डिफरेंस है उसके बीच में, वो क्या है कि जो अगली जनरेशन होती है, वो पहले वाली जनरेशन से आपको सस्ता, ज़्यादा परफ़ॉर्म करने वाला या स्पीड में काम करने वाला, ज़्यादा कैपेसिटी का, ज़्यादा एफ़िशिएंट कंप्यूटर प्रदान करता है। मतलब सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से बढ़िया है, इस तरीके से 5th जनरेशन 4th जनरेशन से बढ़िया है। फीचर्स के टर्म्स में, कॉस्ट के टर्म्स में, एफिशिएंसी के टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में, कैपेसिटी के टर्म्स में। तो ये जनरेशन का मेन डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो हमारा जनरेशन रहा, वो फर्स्ट जनरेशन था। तो वही मैं अब यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जनरेशंस में डिफरेंस कहाँ-कहाँ पे आया है, कि टाइम फ्रेम क्या है जनरेशन का, किस साल में ये जनरेशन डेवलप हुई, हार्डवेयर क्या यूज़ हुआ है, इंटरनल स्टोरेज कितना था उसका, मेमोरी की कैपेसिटी कितनी थी, कंप्यूटिंग पावर क्या थी, फिजिकल अपीयरेंस क्या था और किस-किस चीज़ में इसका एप्लीकेशन होता था। तो सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन है, वो 1940 से 1956 के बीच में रहा। इसमें जो हमने हार्डवेयर यूज़ किया या सर्किट यूज़ किया इसको बनाने के लिए, वो वैक्यूम ट्यूब्स थे। एक फ़ोटो आपके सामने वैक्यूम ट्यूब की दिख रही है। तो इन्हें यूज़ किया जाता था और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे मेमोरी के लिए।
और मैग्नेटिक टेप्स या पेपर टेप्स जो थे, वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए यूज़ करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। और ये केवल मशीन लैंग्वेज को समझता था। मशीन लैंग्वेज क्या? 0-1 के फॉर्म में। तो ये शुरुआती दौर के थे। इसका एडवांटेज यही था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी ये। लेकिन ये जो वैक्यूम ट्यूब था, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, बहुत जल्दी हीट अप हो जाता था, जल जाता था, जिसके कारण से कंप्यूटर काम करना बंद कर देते थे और बहुत बड़े साइज़ में हुआ करता था ये। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी थी। सेकंड जनरेशन जो हमारी आई 1956 से 1963 के बीच में, इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपकी। ये फ़ोटो आपके सामने मैंने दी हुई है इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज भी यूज़ होती है। आज के कंप्यूटर्स में भी ये यूज़ हो रही है, बस टेक्नोलॉजी का थोड़ा-सा फ़र्क हुआ है। तो इससे क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर फ़ास्ट हो गया, साइज़ कम हो गया, हीटिंग भी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। लेकिन फिर भी अभी हमारे कंप्यूटर्स बड़े थे और एक्सेसिव हीटिंग थी कंप्यूटर्स में। थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से 1971 के बीच में आई। इसमें हमारी पिक्चर में जो हार्डवेयर आ गया, उसे बोलते हैं आईसीज़। हम लोग आजकल नाम सुनते हैं, भई ये आईसी खराब हो गई, इसको बदल दो। आईसी क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता है कि कई सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर जो होते हैं, वो एक ही एक चिप के अंदर होते हैं। उस चिप को क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आईसीज़ का इस्तेमाल हो रहा था इस थर्ड जनरेशन में। कीबोर्ड और मॉनिटर पहली बार यूज़ होना शुरू हो गए, उससे पहले नहीं होते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी हम बाद में सीखेंगे। और जो पहले मशीन लैंग्वेज थी, उसकी जगह पे हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो यूज़र लिख सकता है, हम आप लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करने लगे। तो ये फोरट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक यहाँ यूज़ हो रही थी। इसके बाद हमारा ये मैंने आपको दिया हुआ है कि थर्ड जनरेशन में क्या रहा था, वैक्यूम ट्यूब थे, वहाँ से ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर से आईसीज़ आ गईं। तो ये तीनों के आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं और कैसे दिखते हैं ये दिया हुआ है। फोर्थ जनरेशन हमारी आई है 1971 से, अभी भी चल रही है। इसमें क्या हुआ, वीएलएसआई सर्किट्स आ गए। वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें क्या है, बहुत सारे आपके चिप्स हैं, जो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें एक ही छोटी चिप के अंदर आपके हज़ार या मिलियंस, मतलब 10,000 या 10 लाख तक के इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आ सकते हैं इसके अंदर। इस सीरीज़ में क्या हुआ, या इस जनरेशन में क्या हुआ कि पीसी का डेवलपमेंट हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स। इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे, वो ऑफ़िस यूज़ के लिए होते थे आपके, या किसी बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में यूज़ होते थे, या रिसर्च में यूज़ होते थे। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, पर्सनल कंप्यूटर थे। मतलब आप कोई भी उसे खरीद सकता था। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू जो हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम था, अलग-अलग सिस्टम्स पे चल सकता था। उससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो एक आपका कंप्यूटर का एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसको दूसरे पे आप नहीं चला सकते थे। इसमें आप किसी में भी चला सकते थे। हाई लेवल लैंग्वेज जो थी हमारी, जो पहले हमने बताई, उससे एडवांस आ गई, सी, सी प्लस प्लस, डीबीएस वगैरह। कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल हो गए, छोटे हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, रिलायबल हो गए, अफोर्डेबल हो गए, हम लोगों के बजट में आने लगे। अब ये फिफ्थ जनरेशन जो है, ये अभी में चल रही है। ये यूज़ करती है यूएलएसआई की। यूएलएसआई क्या हुआ, वीएलएसआई था वेरी लार्ज, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारी आपके सर्किट्स, मिलियंस या बिलियंस आपके सर्किट्स आ सकते हैं एक छोटी सी चिप में। पैरेलल प्रोसेसिंग कर पा रहा है हार्डवेयर, एक साथ कई सारे काम कर रहा है। जो एआई हम नाम सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो यूज़ होने लगा। वॉइस रिकॉग्निशन आप बोलते हैं, उसको वो समझने लगा। हाई लेवल की जो और लैंग्वेजेस हैं, जावा, डॉट नेट, पाइथन, ये सारी चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। ये थे 5 जनरेशन कंप्यूटर्स के। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की बेसिक यूनिट क्या होती हैं। जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि भई कंप्यूटर में है क्या-क्या? तो कंप्यूटर में देखिए क्या है, बेसिकली 4 चीज़ें हैं आपकी, सीपीयू, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट, जिसकी मैंने फ़ोटो दी हुई है। हम डिटेल में इसको समझेंगे कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है
एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स वो हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। एनालॉग कंप्यूटर पहले यूज़ होते थे, अब बहुत ही कम है या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे चूँकि एनालॉग और डिजिटल शब्द आया है, तो मैं आपको एनालॉग और डिजिटल के बारे में बताना चाहूँगा और हम लोग बहुत पढ़ते भी रहते हैं इसे। तो ये मैंने आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में फ़र्क क्या होता है। एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस होता है, डिजिटल डिस्क्रीट होता है। एनालॉग में क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, चूँकि कंटीन्यूअस सिग्नल है तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी इसकी। डिजिटल में क्या होगा, फाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी, 2 वैल्यूज़ हैं इसकी, 0 या 1, जिसको नहीं बोलते कंप्यूटर केवल 0-1 जानता है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है। एनालॉग सिग्नल की वैल्यूज़ जो होती हैं मोर एग्ज़ैक्ट होती हैं, डिजिटल में उतनी एग्ज़ैक्ट नहीं होती हैं, लेकिन काम करना आसान होता है डिजिटल पे। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिना किसी यंत्र का यूज़ किए या मेरी आवाज़ हवा में जा रही है, तब तो ये हमारी आवाज़ जो है वो एनालॉग सिग्नल होगी। लेकिन अभी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और वो वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो में जब मेरी आवाज़ दिख रही है या वीडियो में आवाज़ सुन रहे हैं आप, तब वो एनालॉग नहीं बजती है, क्योंकि उसका मॉड्यूलेशन हो जाता है, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेचुरल साउंड जो भी होती है, वो भी नेचुरल साउंड आपकी एनालॉग सिग्नल होती है। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? आप यूज़ करते हैं आजकल डिजिटल वॉचेस यूज़ करते हैं, डीवीडी यूज़ करते हैं, सीडीज़ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी, ये सारे डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ आपको देखो फ़ोटो दी हुई है सिग्नल्स की, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो, साइन वेव ऊपर दी है, जो हमने सुनी है हर किसी ने। ये हो गई, स्क्वायर वेव हो गई या रैंडम पीरियोडिक लिखा हुआ है, ये सारी तीनों ये एनालॉग हैं। और नीचे हमने आपको ये आपको दिया हुआ है डिजिटल का, कि इसकी 2 वैल्यू हैं केवल 5 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हमारे लिए क्या होगा 1 और 0 वोल्ट होगा 0। तो इसकी 2 ही वैल्यू आपको मिलेंगी कंटीन्यूअस, लगातार वैल्यू नहीं बदलेगी इसमें डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। ये जानकारी होनी भी आवश्यक है कि भई डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है। एक और लॉजिक अभी हमारे सामने आएगा बाइनरी सिस्टम का। जो कंप्यूटर्स हमारे हैं वो बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी सिस्टम जैसे हमारे बाकी नंबर सिस्टम है वैसे ही एक नंबर सिस्टम है। जैसे हमारा ये डेसिमल सिस्टम चलता है या जिसमें हम काम करते हैं, उसमें क्या होता है 0 से 9 तक के हम डिजिट यूज़ करते हैं। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है 2 डिजिट्स होते हैं हमारे, 2 सिंबल्स होते हैं, 0 या 1। और इनमें से एक भी डिजिट को बिट कहते हैं। बिट भी हमारा बहुत जाना-पहचाना नाम है। तो एक भी जो डिजिट है वो डिजिट बिट कहलाएगी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की बाइनरी सिस्टम में। तो 1 बिट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 होगी या 1 होगी। फिर बिट्स जो हमारे हैं उनको कॉम्बिनेशंस को भी एक नाम दिया गया है। तो जैसे 4 बिट हमारी हैं तो उनको हम बोलते हैं निबल्स। और 8 बिट का सिस्टम है तो उसको बोलते हैं बाइट। ये बाइट शब्द सबसे ज़रूरी शब्द है कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों? बाइट से ही आप आगे सारी कैपेसिटी डिफाइन करेंगे। आपने सुना भी होगा कि भई हमारे 2 जीबी की मेमोरी है कंप्यूटर में, 4 जीबी की मेमोरी बोलते हैं ना हम लोग। तो जीबी क्या है? गीगाबाइट। तो ये बाइट है, 8 बिट्स से मिलके बनता है ये बाइट। तो ये थोड़ी-सी जानकारी इसके बारे में। अब ये बाइनरी सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं हम किसी भी, तो अब ये हमारा डेसिमल सिस्टम का या हमारे नॉर्मल सिस्टम का जो 4 है, उसको अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो वो 100 होगा। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि किस तरीके से बाइनरी सिस्टम में बदलते हैं। जानकारी हमारे लिए होना आवश्यक है। आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। जो भी हमने आपको बताया था कंप्यूटर्स कितने तरीके के होते हैं, तो वही आपको डायग्राम दिख रहा है कि एनालॉग है, हाइब्रिड है और डिजिटल है। फिर जो आपके डिजिटल हैं, उसके कई सारे रूप हैं और वो सारी चीज़ें आपके हैं। इसको एक-एक करके हम अभी बात करते चले जाएँगे, समझाते चले जाएँगे आपको। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर है। ये एनालॉग सिग्नल्स पे या कंटीन्यूअस जो वेरिएशन वाले सिग्नल्स होते हैं, उन पे काम करता है। बेसिकली क्या हुआ, ये फिज़िकल फिनोमेना पे काम करता है, फिज़िकल चीज़ों पे काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पे, मैकेनिकल पे, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़। हाइड्रोलिक क्या होता है? प्रेशर हो गया, वाटर का फ्लो हो गया, इन इन चीज़ों पे काम करता है ये। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या मेडिकल साइंस में, यहाँ पर जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं या पुराने सिस्टम्स हैं, वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता था। उसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? ये डिजिटल कंप्यूटर और आपके एनालॉग कंप्यूटर का
मिक्स है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर हैं, डिजिटल की हैं वो भी हैं। तो ये भी हमारा साइंस में, मेडिकल साइंस में, रिसर्च वर्क में यहाँ यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या, जो हम आज यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो ये हमारे स्मॉल हैं, छोटे हैं, कम महँगे हैं। पहले के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे शुरुआती दौर के, जो मैं पहले बता रहा था आपको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, बहुत बड़े होते थे, एक-एक कमरे के बराबर या एक घर के बराबर होते थे और कॉस्टिंग करोड़ों में होती थी उनकी। आज देखिए आप 20,000, 15,000 या 30, 40, 50,000 में आपको कंप्यूटर अच्छा मिल जाता है, लैपटॉप अच्छा मिल जाता है। तो हमारे अब ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये पर्सनल यूज़ वाले, ये सस्ते हो गए हैं, रिलायबल हैं, जल्दी-जल्दी खराब नहीं होते हैं, छोटे हैं और एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ आते हैं, जिसको सीपीयू कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स 3 कैटेगरी में किए गए हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक। तो डेस्कटॉप क्या है, जो हम अपने डेस्क पे रख के जिस कंप्यूटर पे काम करें, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। वो फिक्स हो गया। आपके ऑफ़िस में, आपके घर पे या आपके किसी ऑर्गनाइज़ेशन में वो कंप्यूटर आपके डेस्क पे रखा हुआ है, उस पे आप काम कर सकते हैं, तो वो डेस्कटॉप है। लैपटॉप क्या है, जिसे आप लेके घूम सकते हैं, वो लैपटॉप है। लैपटॉप में डेस्कटॉप के लगभग सारे फीचर्स होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये इसमें मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी मतलब आप इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर हमारा नोटबुक है। नोटबुक और लैपटॉप लगभग बराबर है। जो नोटबुक हम बोलते हैं ना, लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हल्की-सी होती है, पतली-सी होती है, भारी नहीं होती है। तो लैपटॉप के कंपैरिज़न में नोटबुक जो है, वो आपकी कम भारी और पतली होगी, जबकि फीचर्स लगभग सारे लैपटॉप के उसके अंदर होंगे। कुछ हो सकता है फीचर्स या कुछ चीज़ों को हम कम कर लें या थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट कर लें। जैसे कीबोर्ड की बात करें, तो कीबोर्ड का फ़ॉर्मेट चेंज हो सकता है ताकि वो छोटा हो जाए। इस तरीके की चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन फ़ंक्शंस वाइज़ लगभग बराबर है। तो ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक का फ़र्क है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, 4 तरीके के हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे आपका सस्ता है, सुपर कंप्यूटर सबसे महँगा, साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है, सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा। माइक्रो कंप्यूटर जो है, मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग में सबसे कमज़ोर है, सुपर कंप्यूटर सबसे स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ में। तो ये एरो से मैंने आपको बताया है कि किस चीज़ में कौन बेहतर है। अब ये मेन फ्रेम आ गया, उससे पहले एक मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर क्या है, बेसिकली मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से नीचे के लेवल का कंप्यूटर है, जो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र आपको फैसिलिटी देता है। मतलब एक से ज़्यादा 5-10 यूज़र्स तक उस पे काम कर सकते हैं, तो वो मिनी कंप्यूटर होता है आपका। उसके ऊपर क्या होता है, मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम क्या कर सकता है, हज़ारों यूज़र्स को एक साथ काम कर सकते हैं उसके ऊपर। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होगी, डेटा कैपेसिटी बहुत हाई होगी और ये यूज़ कहाँ होगा? ये यूज़ होगा बड़े सिस्टम्स में, जैसे बैंकिंग है, एयरलाइन्स है, रेलवे में है। इस तरीके के जो भी सिस्टम्स हैं, वो इन मेनफ्रेम को यूज़ करते हैं, जिसमें हज़ारों लोग एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम रेलवे का टिकट बुक करते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर पे रेलवे की साइट खोलते हैं और टिकट बुक कर लेते हैं। तो हमारी तरह डेली लाखों लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो हज़ारों लोग एक साथ एट अ टाइम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये मेनफ्रेम उसके लिए बेसिक हार्डवेयर है आपका, वो होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो सपोर्ट कर सके इतने सारे लोगों को एक साथ काम करने के लिए। फिर क्या है, उससे ऊपर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो हैं सबसे बेस्ट हैं, प्रोसेसिंग स्पीड में, कैपेसिटी में, परफॉर्मेंस में, लेकिन सबसे ज़्यादा महँगे भी हैं। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं? यूज़ ये होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च में, जहाँ पर आपका प्रिसीज़न, मतलब जहाँ पर आपका एरर हम कम से कम रखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करेंगे उसको एनालाइज़ करने के। क्यों? माइक्रो मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर का भी 1 बटे हज़ारवाँ भाग या 10 टू पावर 12वाँ भाग अगर डिस्टेंस भी इधर से उधर हो जाए, तो आपका सैटेलाइट जिस जगह आप भेज रहे थे, उस ऑर्बिट से कहीं दूसरी जगह पड़ चला जाएगा।
और आपके अरबों रुपए जो सैटेलाइट को बनाने में, उस पूरे काम में लगे हैं, वो सारे के सारे डूब जाएँगे। तो इस तरीके का प्रिसिज़न आपको चाहिए, इस तरीके की आपको एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे। वेदर टेलीकास्ट होता है, वेदर फ़ोरकास्ट होता है, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। आपने सुना होगा न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सिमुलेशन होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से लोग करते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर्स का। और थोड़ा-सा हिस्टोरिकल चीज़, क्रे 1 जो था वो पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का, और हमारा इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 10000। तो ये हमने आपको बताया कंप्यूटर्स के टाइप क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर की, कि भाई क्या-क्या फीचर्स हैं कंप्यूटर के अंदर। स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सटाइल हैं ये, रिलायबल हैं, पावर ऑफ रिमेंबरिंग है, डिलिजेंस है, स्टोरेज है। स्पीड क्या है, बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके जो हैं वो एक साथ मिलीसेकंड्स में एक्स एग्ज़ीक्यूट करके आपको रिज़ल्ट दे देंगे। एक्यूरेसी क्या है, 100% एक्यूरेट होंगे। हम लोग अगर कभी कोई गुणा भाग कर रहे हैं, कोई लॉजिक लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 100% एक्यूरेट ना हो, लेकिन कंप्यूटर हमेशा आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। तो एक्यूरेसी लेवल 100% होती है आपकी। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? जिसे नहीं कहते बहुमुखी प्रतिभा का धनी, हर तरीके का काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स क्या है, सारे काम कर सकते हैं आपके। एक तरफ आपके गुणा, भाग, जोड़, घटाना भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेंटिंग भी कर ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी काम कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, फ़ोटो एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के सैकड़ों काम जो भी आप सोच सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स कर लेता है, तो वर्सटाइल है वो। रिलायबिलिटी है उसके अंदर। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? अब जो कंप्यूटर्स हैं हमारे बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं, स्टेबल हैं, कोई भी चीज़ डेटा आप स्टोर करते हैं, कोई काम करते हैं तो वो स्टेबल रहता है उनके ऊपर। 5वाँ क्या है पॉइंट, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। आपने जो भी स्टोर कर दिया डेटा उनके पास में, वो स्टोर है। जब ज़रूरत होगी आपको फिर से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 10 साल पहले की चीज़ जैसे भूल जाते हैं ना, तो कंप्यूटर नहीं भूलेगा, कंप्यूटर उसे याद रखेगा। आपको केवल उस फ़ाइल में जाना है, उसको ओपन करना है, पता चल जाएगा भाई क्या लिखा हुआ था हमने 10 साल पहले, वो आपको पता चल जाएगा। डिलिजेंस है। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? थकता नहीं है कंप्यूटर कभी। जैसे हम लोग काम करने आते हैं सुबह, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हमारा हाई होता है, बहुत तेज़ी से काम करते हैं। दोपहर होते-होते तो अरे थोड़ा-सा डल हो गया भाई, अब मूड नहीं बन रहा है। शाम होते-होते अरे भाई अब तो नहीं कर सकते। बट कंप्यूटर का क्या है, वो जिस तरीके से सुबह काम कर रहा था, उसी तरीके से दोपहर में, उसी तरीके से शाम तक। तो उसकी जो क्षमता है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होती। तो ये डिलीजेंस का स्टोरेज, अब तो आप जानते हैं हमारी हार्ड डिस्क गीगाबाइट, टेराबाइट तक पहुँच चुकी है, और जो मेन फ्रेम्स हैं या सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो इससे भी ऊपर हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा है। तो ये पहली चीज़ हमने कंप्यूटर के बारे में सीखी है, या सोचें बात करें तो कंप्यूटर की हिस्ट्री और कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, ये चीज़ें हमने आज डिस्कस करी हैं। आगे हम डिटेल से कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, उनके क्या-क्या यूनिट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते चले जाएँगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो क्लियर एंड योर डाउट वाला जो सेक्शन है, उससे आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप एक बार गो थ्रू होइए, थोड़ा बहुत अपने से भी देखिए, जो भी ना समझ आए हमसे पूछिए, क्योंकि देखिए वो बात बोलते हैं ना कि अभ्यास करने से या बार-बार पढ़ने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आपको पढ़ना थोड़ा-सा पड़ेगा अपने से, थोड़ा देखना पड़ेगा। आपकी सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।